अब रिवाइज करना है IAS 36। IAS 36 पे तकरीबन 5 से 6 मिनट लगने हैं। गिनती की 2-3 चीजें हैं। IAS 36 किस स्टैंडर्ड को डील करता है? फिक्स इंपेयरमेंट। गलत कॉन्सेप्ट है बच्चों। फिक्स एसेट की इंपेयरमेंट को डील करता। किसको डील करता भाई? इंपेयरमेंट तो उस पर भी आती है, इन्वेंट्री पे भी आती है। फिक्स एसेट की किसको डील करता है? इंपेयरमेंट को। अच्छा मेरे मासूम दोस्तों, सर इंपेयरमेंट आ सकती है, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, कुछ क्या होते हैं? इंटरनल फैक्टर। अब मैं जल्दी जल्दी से रिवाइज करवाता हूँ। भाईजान आपकी चीज़ की डिमांड कम हो गई है, आपका प्लांट डैमेज हो गया, ऑब्सलीट हो गया, ओल्ड फैशन हो गया, ये कुछ इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। अच्छा मेरे भाई, अब ये क्या करना होता है आपने? इधर आए सर। आपने कंपैरिजन करना होता है अपनी बुक वैल्यू का वर्सेस रिकवरेबल अमाउंट के साथ। किसके साथ जी? बुक वैल्यू का मतलब है एसेट इतना किताबों के इतनी अमाउंट से किताबों के अंदर आ रहा है, ठीक है सर। एसेट किताबों में इतनी अमाउंट पे पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, अब मेरे भाई इंपेयरमेंट कब आएगी? अब देखना, बहुत गौर से देखना है। इंपेयरमेंट का कॉन्सेप्ट कब आएगा सर? जब खतरे की बात कब है? जितने का एसेट किताबों में पड़ा है और रिकवरेबल अमाउंट उससे कम है, तो यह है खतरे की घंटी। क्या है जी? खतरे की घंटी। बुक वैल्यू ज्यादा है किससे? रिकवरेबल अमाउंट से। रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है इंशाल्लाह बताता हूं। तो आपके पास क्या आ जाएगा? इंपॉर्टेंट लॉस। क्या आ जाएगा? मतलब इंपेयरमेंट लॉस। क्या आ जाएगा भाई? इंपेयरमेंट लॉस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यह है खतरे की घंटी। क्या है? खतरे की घंटी। अगर कभी बुक वैल्यू कम हो और रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा हो तो कुछ नहीं करना। तो बात समझे भाई? बात समझे हो? समझ आ गई भाई? देखो खतरे की घंटी क्या है। आपके एसेट जितनी अमाउंट पे किताबों के अंदर रिकॉर्डेड है, सही है सर, भाईजान उतनी अमाउंट रिकवर ही नहीं होनी उससे। तो कहता इस एसेट को क्या करो? कम कर दो। इंपेयरमेंट है ये। क्या है? दिस इज देयर इज एन इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट। सही है सर जी। इंपेयरमेंट की एंट्री क्या होती है? इंपेयरमेंट लॉस डेबिट। और यार जिस तरह डेप्रिसिएशन की करते हो, और एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस। ओके, अच्छा जी, अगली बात सुनिएगा जरा। अब सवाल ये पैदा होता है, ये रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है? रिकवरेबल अमाउंट में दो चीजें होती हैं। क्या होती हैं? रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ क्या? हायर ऑफ क्या? और इसको लोअर ना ले लेना कहीं। किसका? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल या कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल? कॉस्ट टू सेल। दूसरा ठीक है सर। यार ये बड़ा आसान है, ये फेयर वैल्यू उसने खुद बताई होती है, क्योंकि हम कौन सा क्या उसका नाम है, हमारा इंजीनियर हैं। ये तो सवाल के अंदर गिवन होती है। हाँ, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल के बारे में सवाल के अंदर लिखता है ट्रांजैक्शन कॉस्ट इतनी है, चीज को बेचने की कॉस्ट इतनी है, ये भी बताया होता है। सही है। इसमें से एक दो चीजें माइनस होती हैं, बताता हूँ अभी क्या माइनस होता है। वैल्यू इन यूज के बारे में अच्छा खासा काम करना पड़ता है आपको। ये कंप्यूट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? वैल्यू इन यूज होती क्या है? ये होती है अगर आप एसेट को बेचे ना, बल्कि एसेट को इस्तेमाल करते रहें, कितना कैश उससे रिकवर कर सकते हैं, कितनी अमाउंट उससे रिकवर की जा सकती है एसेट को इस्तेमाल करके। भाईजान आप देखें एसेट को, अगर आप फॉर एग्जांपल डेवो बस की एग्जांपल लें, आपने देखना है डेवो बस के ऊपर इसकी रिकवरेबल अमाउंट क्या है। यहां तो देखेंगे अगर इस एसेट को आज मार्केट में बेच दिया जाए और इसके डिस्पोजल को माइनस कर दिया जाए, डिस्पोजल के खर्चे को, तो आपके पास जो अमाउंट आएगी उसे कहते हैं फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। दूसरा फेयर वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज का मतलब है अगर आप इसको बेचें ना, बल्कि 3-4 साल चलाते रहें, जितनी इसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है, उससे कितनी अमाउंट रिकवर की जा सकती है। इसका मतलब है कैश इनफ्लोज माइनस कैश आउटफ्लोज। इनफ्लोज क्या होता है भाई? पैसेंजर से जो उनको फेयर आएगा, रेंट आएगा, सही है, जो किराया आएगा, वो क्या है? इनफ्लो है। सही है जी। और इनफ्लो में क्या आएगा?
भाई 3-4 साल के बाद जब ये अपनी वैल्यू अपनी ज़िंदगी पूरी कर चुका होगा, उसके बाद सर जी जो अमाउंट इससे रिकवर होगी वो क्या है बोलें, वो इनफ्लो है। क्या है? अगली बात मेरे भाई, आउटफ्लो में क्या 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 आएगा भाईजान? पेट्रोल के खर्चे, रिपेयर मेंटेनेंस के खर्चे, सैलरीज वगैरह के खर्चे, इस तरह के खर्चे किस में आएंगे? अच्छा जी, अब आप इधर आए ज़रा, इन दोनों में से जो हायर होगा, हायर हायर, उसको किससे कंपेयर करना है? बुक वैल्यू के साथ, लोअर को नहीं हायर को, ठीक है। अच्छा, अब उसने बताया हुआ है, कहता जी फेयर वैल्यू क्या है, ये उसने फेयर वैल्यू की डेफिनेशन बताई। ये कहता जी फेयर वैल्यू वो वाली अमाउंट होती है जब आप चीज़ को मार्केट में बेचने जाएं तो आपको भी पता है कि चीज़ कितने की है, लेने वाले को भी पता है, दोनों पार्टीज क्या है, नॉलेजेबल हैं, क्या हैं, और चीज़ को वो बेचना, आप बेचना चाहते हैं, वो ख़रीदना चाहते हैं, दोनों पार्टीज विलिंग भी हैं। सही है सर। अगली बात कहता कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, ये याद कर लें। कहता लीगल कॉस्ट आ सकती है, लिखने पढ़ने की कॉस्ट आ सकती है, ट्रांसफ़र टैक्सेस आ सकते हैं। ये कॉस्ट और रिमूविंग एसेट का मतलब क्या है? एसेट को रिमूव करना, डिसमेंटल करना। कहता डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, कोई भी कहता और कॉस्ट जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, ठीक है सर। इन 4 चीज़ों के अलावा कोई इसके अंदर ऐड और चीज़ नहीं हो सकती। सही है और सही है भाई। अच्छा जी, इधर आइएगा ज़रा, इधर आइएगा ज़रा, इसमें से आपने लेस करना होता है जी, ये याद कर लें। कहता फाइनेंस कॉस्ट और इनकम टैक्स एक्सपेंस, कहता ये कभी भी कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल का पार्ट नहीं बनेगी। ठीक है सर, ये बात याद कर लें, ये आता है, अक्सर लफ्ज आते हैं पास पेपर में, याद कर लें। कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल के अंदर ना फाइनेंस कॉस्ट को इंक्लूड करना है, ना ही इनकम टैक्स एक्सपेंस को। ये बात याद रहेगी और याद रहेगी। अच्छा जी, अब अगली बात मेरे भाई जो बहुत अहम है जी, वैल्यू इन यूज के अंदर आपने क्या क्या लेना है। कहता जी कैश इनफ्लोज, ये वैल्यू इन यूज समझ ले। कहता कैश इनफ्लोज लेस और क्या कहते हैं, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग यूज ऑफ द एसेट। ओके जी। कहता जी कैश आउटफ्लोज डेट विल बी नेसेसरीली इनकर टू जनरेट कैश फ्रॉम कंटिन्यूइंग यूज ऑफ द, कहता जी इनफ्लोज ऐड होंगे और ये क्या होंगे, लेस होंगे। क्या होंगे? कहता है इसके अलावा एक और भी आपने चीज इनफ्लोज के तौर पे लेनी है, नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स। क्या नेट का मतलब क्या है? कहता 10 रुपए इसको आप बेच के आ जाएंगे, कहता लेकिन बेचने पे आपको 1-2 रुपए खर्चा भी करना पड़ेगा। तो नेट कितना हो गया? 10 में से 2, 8 नेट हो गया ना। और सही है। अच्छा जी, कहता द फ्यूचर कैश फ्लोज फ्रॉम कंटिन्यूइंग यूज आर एस्टिमेटेड फॉर द एसेट इन इट्स करंट कंडीशन। कहता बात सुने, कहता ये जो आप वैल्यू इन यूज निकाल रहे हैं ना, ये नहीं करना कि एसेट को, कहता आज जिस तरह का एसेट आज है, जब आपकी बुक वैल्यू के साथ आपने कंपैरिजन करना है तो बुक वैल्यू जो है वो तो पुराने वाले एसेट की होगी। कहता इसको ये नहीं करना, थोड़ा सा अपडेट कर देते हैं। अपडेट करने के बाद कहता आपके पास 2018 मॉडल एक गाड़ी है, सही है, 218 मॉडल है, कहता उसकी बुक वैल्यू किताबों में आ रही है। कहता वो बुक वैल्यू पुराने वाले एसेट की आ रही है 2018 बगैर अपडेट किए हुए। कहता जब आप रिकवरेबल अमाउंट निकालेंगे तो कहता वो भी आपने इसी तरह की हालत की मॉडल की निकालनी है। ये नहीं करना अगर इसे अपडेट कर दिया जाए, अपडेशन कॉस्ट को इग्नोर करना है। क्या करना है? वैल्यू इन यूज को निकालते हुए। ठीक है, इधर आ रही, ये अहम टेबल है बड़ा। कहता जी अब कुछ चीजें आपने इग्नोर करनी है। क्या करनी है? कहता कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कहता लोन रिसीड या रीपेमेंट, कहता इनको आपने क्या करना है? इग्नोर। कहता आउटफ्लोज में आपने लोन की रिसीट्स या पेमेंट्स को नहीं लेना, याद कर लें इस बात को। लोन रिसीट पेमेंट्स को आपने क्या करना? इग्नोर। कहता जी इनकम टैक्स रिसीट्स और पेमेंट को आपने क्या करना है? इग्नोर। एक तो लोन की रिसीट्स रीपेमेंट को और दूसरा इनकम टैक्स की रिसीट्स पेमेंट को क्या करना? इग्नोर। कहता कैश आउटफ्लो डेट ऑलरेडी बीन रिकॉग्नाइज्ड एज लायबिलिटी, कहता जब आपने एस्टिमेट लगाया होगा तो कुछ ऐसी आउटफ्लो जो आपने पहले ही ले लिए हुए हैं, सही है, कहता आप दोबारा उनकी लायबिलिटी को कैश फ्लो के तौर पे कंसीडर नहीं करना। इसी तरह अगर आपने कोई एसेट जो था वो आपने अकाउंट रिसीवेबल फॉर एग्जांपल, कहता आपने एस्टिमेट लगाते हुए पहले ही उसे कैश फ्लोज में ले लिया है, उसके इंपैक्ट को फ्यूचर को में होगा ना। कहता और 3-4 महीने के बाद वो एक्चुअली पैसे मिल गए। ये सुनना जरा, कहता आप हिसाब लगा रहे हैं 31 दिसंबर 2021 के एंड पे आपने इंपैक्ट ले लिया, आप फ्यूचर का एस्टिमेट लगा रहे हैं ना कि 2 महीनों के बाद हमें ये पैसे डेटर से आ जाएंगे, ये पैसे हमें क्रेडिटर को पे करने पड़ेंगे। कहता इसका इंपैक्ट आपने ऑलरेडी इधर ले लिया हुआ है इनफ्लो आउटफ्लो में।
कहता जब 2 महीने के बाद एक्चुअली जब पैसे देने पड़े या आपको मिल गए, कहता दोबारा इसको आउटफ्लो या इनफ्लो के तौर पे लेना है आपने, कहता ये तो डुप्लीकेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों? अगली बात कहता एस्टिमेटेड फ्यूचर रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट को आपने जो कमिट नहीं किया आपने अभी तक, कहता उसको आपने क्या करना है? इग्नोर करना है। क्या करना है? फ्यूचर रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट को आपने क्या करना है? इग्नोर करना है। ठीक है सर। अगली बात कहता एस्टिमेटेड कैश फ्लो दैट आर एक्सपेक्टेड टू अराइज इंप्रूविंग एसेट और इनहांसिंग द एसेट परफॉर्मेंस, इसको भी आपने क्या करना है? वरना लाइक विद लाइक कंपैरिजन नहीं हो सकेगा। बात समझे आप? इधर आए जरा। अब मेरे भाई आपने क्या करना है? आप देखें क्या करना है आपने। इधर आइए, डिस्काउंट फैक्टर होता क्या? ये देखें इधर, इधर देखो भाई, इधर देखो भाईजान, एसेट की बुक वैल्यू है 3 लाख रुपया, क्या है? रिकवरेबल अमाउंट। कहता जी फेयर वैल्यू है 2,40,000 और 5,000 कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल है। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल क्या होगी? 2,35,000 रुपया। और ऐसे ही है। अच्छा जी, अब मेरे भाई जरा तवज्जो से बात सुननी है। कहता है ये जो वैल्यू इन यूज का आप कंपैरिजन करते हैं ना, अगर एसेट को चलाते रहे तो कितने पैसे रिकवर होंगे। कहता है ये फ्यूचर का एक एस्टिमेट है। क्या है? आपका एस्टिमेट है पहले साल अगर एसेट को इस्तेमाल करते रहे तो पहले साल के एंड पे कितने पैसे आएंगे? 1.5 लाख। अगले साल 1 लाख। अगले साल कितने? 50,000। और कहता ये तीसरे साल के एंड पे है, कहता 25,000 रुपया आपको किधर से रिकवर हो जाएगा? जब एसेट को बेचेंगे। ये भी तो आउट इनफ्लो है ना। कहता अब आपने क्या करना है? कहता बुक वैल्यू आपको इस दिन की पता है। किस दिन की पता है? इस कैश फ्लो को, एक मुझे दे दें, इस कैश फ्लो को आपने इधर लेके आना, इस कैश फ्लो को आपने इधर लेके आना, इस कैश फ्लो को आपने इधर लेके आना, ताकि लाइक विद लाइक कंपैरिजन किया जा सके। आपने नहीं पीनी है? अच्छा, कहता ताकि लाइक विद लाइक कंपैरिजन किया जा सके। ये बात समझ आती है भाई? अच्छा, अब कैसे कंपैरिजन करेंगे? इधर देखें, इधर आओ भाई। ओहो किधर गया? ये रहा। कहता जी आपके पास कैश इनफ्लो कितना? 1.5 लाख रुपया, इधर लिख दिया। दूसरे साल का 1 लाख, तीसरे साल का कितना? 50,000। कहता जी डिस्पोजल से कितनी अमाउंट रिकवर करनी है? और डिस्पोजल को मुंह उठा के इधर नहीं लिख देना, एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ लिखना है आपने। और सही है। कहता टोटल कैश फ्लोज का निकाल लो। नेट कैश फ्लोज कितने आ गए आपके पास? इनफ्लोज माइनस कर दिए होंगे, आउटफ्लोज माइनस कर दिए ना। कहता अब बात सुननी है गौर से। कहता अब आपने डिस्काउंट फैक्टर लेना है। क्या लेना है? डिस्काउंट फैक्टर, ताकि फ्यूचर की चीज को आज कहता है फ्यूचर में जो पैसे मिलने हैं उसकी वैल्यू आज देखो कितनी है। सही है। आज लेके इधर ले आओ। तो भाई इसको करेंगे -1, 10% है डिस्काउंट रेट। कितना है? 10% है डिस्काउंट रेट। तो 1 पॉइंट इसको इस तरह सॉल्व करते हैं जी। 1 + 1.10 की पावर -1 -2 -3। ठीक है, ठीक है सर। लेकिन एक बात याद रखिएगा, एक बात याद रखनी है आपने भाईजान, इसलिए नहीं उसने आपको पेपर में बुलाया कि इस तरह कैलकुलेशन करके दें। ये डिस्काउंट फैक्टर आपने उसको निकाल के दिखाना है। ये कैलकुलेट करें जरा, कर लें कैलकुलेट, जल्दी करें कैलकुलेट करें। ये डिस्काउंट फैक्टर उसे निकाल के दें। वाह ओए आता तो मरे, यही है पता है मुझे जी, ये लाजमी है, इस तरह निकाल के देना। उसने आपको इसलिए थोड़ी बुलाया कि ये करके दे। ये डिस्काउंट फैक्टर निकाल के दिखाओ उसे जी। ये डिस्काउंट फैक्टर उसे निकाल के दिखाना है आपने, ये वाला जी जी। भाईजान इसके एक नंबर है इसका, इसको कैलकुलेट करने का, इसको कैलकुलेट करने का एक नंबर है जी जी। भाई करो ना इसे। 1.10 की पावर -1 ये आ जाएगा। 1.1 भाई गलत ये भी नहीं है, वो गलत ये भी नहीं है मैं कह रहा हूं, लेकिन बेहतर क्या है ये करना। यार देखो उसने डिस्काउंट फैक्टर की कैलकुलेशन करवाई है, आपने क्या किया? आपने 1.10 को -1 कर दिया, -2 किया, माइनस। डिस्काउंट फैक्टर किधर गया भाई? डिस्काउंट फैक्टर किधर गया? ये है डिस्काउंट फैक्टर। ये क्या है? सही है सर जी। इसके लिए उसने आपको मदऊ किया हुआ है, ये निकालने के लिए। अच्छा, गलत ये भी नहीं है, गलत नहीं करेगा भाई, लेकिन देखो ना मार्क्स आपने लेने हैं, पेपर में मार्क्स लेने हैं, क्या करने हैं? ये निकाल के दो उसे जी। हो गया भाई ये, और सही है। अच्छा जी, अब आपने ए को मल्टीप्लाई बी से करना, ये आपके पास क्या आ गई है? ये टेबल समझा आपने? टेबल कैसे पूरा करना है आपने जी? हो सकता है इस तरह पास पेपर में एक सवाल आया हुआ है, रिसेंट अटेम्प्ट का मेरा ख्याल है, या स्प्रिंग 2023 का। भाई का सवाल है
सर इस तरह भी हो सकता है कि अगर तीसरे साल में एसेट डिस्पोज किया जाए तो इतनी वैल्यू पे होगा, चौथे साल किया जाए तो इतनी वैल्यू पे होगा, वो एक सवाल है ना मेरा ख्याल है, लेकिन उसमें एसेट भी दो हैं। वो है जी स्प्रिंग 23 या ऑटम 23 का सवाल। तो फिर तीसरे साल पे अपनी वाली वैल्यू लेनी है, चौथे साल पे अपनी। जैसे जैसे एसेट पुराना होता जाएगा उसकी क्या कहते हैं जो अमाउंट उससे रिकवर होगी वो भी तो थोड़ी होगी ना यार। ठीक है, ये सवाल है, करवाया हुआ है मैंने पास पेपर में। हाँ जी ठीक है, ये एक है ऑटम 23 का या स्प्रिंग 23 का क्वेश्चन है जी। नहीं नहीं वो ऑटम 23 का होगा फिर, ऑटम 23 में, हाँ वो इसमें नहीं होगा वो, लेकिन मैंने करवाया हुआ है सवाल, मुझे याद है इधर ही होगा कहीं ना कहीं। अच्छा हाँ जी, वो अलहदा सवाल होगा सवाल, वो नोट्स देख लेना। अच्छा मेरे भाई ये बात समझ आ गई आपको, क्या चीज़ें ऐड करनी क्या लेस करनी, ओके हो गया। अच्छा जी अब IS-40 रिवाइज कर लें कि सवाल करें एक, कि नोड का सवाल करना है जी जी, कल फिर सवाल करेंगे। IS-40 रिवाइज करवा दूं? अच्छा चलें इस तरह करें, कल फिर लेक्चर थोड़ा लंबा कर लेंगे, कल फिर कम से कम 2 सवाल तो हो ना, 2 सवाल तो कम से कम हो। अच्छा इस तरह करते हैं, ये जो मैंने आपको पेज दिया ना ये आप घर से सॉल्व करके आएंगे, कल मैं इंशाल्लाह सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन वादा करें सोल्यूशन नहीं देखना आपने। ये जो ऑनलाइन वाले हैं भाई, ये मैं ना लेक्चर के साथ डिस्क्रिप्शन में ये अपलोड कर दूंगा, लेकिन मैं सोल्यूशन नहीं दूंगा आपको, आपने तो सोल्यूशन देख के करना है। ठीक है जी, सोल्यूशन नहीं दूंगा आपको, सोल्यूशन इंशाल्लाह मैं कल अटैच करूंगा इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड पे। ये सोल्यूशन वापस दे दो भाई, ये सोल्यूशन वापस दे दें, जल्दी करें, तस्वीर बना लो माड़ा मेरे से, जल्दी करें जल्दी। सोल्यूशन आपने क्वेश्चन पेपर दिया, सोल्यूशन अपने पास, अच्छा अच्छा ठीक, जल्दी करें जल्दी सोल्यूशन। नुमान ये मेरा भाई जल्दी से ना वो कर लो। आपको क्वेश्चन पेपर नहीं मिला? ये नुमान की क्वेश्चन पेपर बचा हुआ है आपको भी नहीं मिला? अच्छा जी भाई अगर कोई क्वेश्चन पेपर एक्स्ट्रा है ना तो वो क्या उसका नाम है, जरा एक दे दीजिएगा। चलें भी चलें जी, सोल्यूशन वापस करें जी जी वो कर लो। अच्छा बच्चों बात सुनो, ये जो अभी सवाल मैंने आपको करवाया है ना, सॉरी अभी जो मैंने रिवाइज करवाया IS-16, इस क्वेश्चन के अंदर ना 90% कॉन्सेप्ट्स हैं सारे। एसेट की कॉस्ट भी आपने निकालनी है, न्यू एसेट की फेयर वैल्यू दी है, वो वाला कॉन्सेप्ट भी इसके अंदर शामिल है। ठीक है, चेंज इन एस्टीमेट नहीं है मेरा ख्याल इसमें। ठीक है, उसके अलावा क्या उसका नाम है, एडिशन भी है, IS-23 भी है इसके अंदर, और IS-40 भी है इसके अंदर। ठीक है, अच्छा सवाल है, वो इस तरह के कई सवाल किए, मंडल लिमिटेड नहीं किया, हड़प्पा लिमिटेड नहीं किया, डॉल्फिन लिमिटेड नहीं किया, ग्नू कैश नहीं किया, तो क्यों डर रहे? फिर मेसोपोटामिया नहीं किया तो क्यों डर रहे जी? अच्छा मेरे भाई तकरीबन 2-3 क्लास के 2-3 घंटे के बाद आ जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा भाई सर जी इधर ना जरा ब्रेक लगाइएगा, नए लेक्चर में शुरू करते हैं IS-40 नजूमी लिमिटेड।